नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के बारे में, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि पिछले 2 वर्षों में परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों में आए हुए हैं। उन्हीं में से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, परीक्षा आपकी लिखित हो रही है, बीए के 3rd सेमेस्टर में है, इकोनॉमिक्स की परीक्षा लगी हुई है, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो आपका, चाहे आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की मैं बात कर लूँ, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जो भैया यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके अलावा MJPRU, ठीक है, इसके अलावा आपका BU बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, या ऐसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिनकी भी परीक्षा आपकी लिखित होगी, मतलब जो भी विश्वविद्यालय परीक्षा लिखित करवाएंगे उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव भी मैंने करवाया था, जिसमें 200-300 क्वेश्चन जो थे मैंने करवा दिए थे, जो कि एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों मतलब कि जो विश्वविद्यालय खास करके DDU यूनिवर्सिटी के लिए और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल मतलब कि DDU और बाकी विश्वविद्यालय में माइनर में अगर होता है तो माइनर के लिए वो था, माइनर में चूंकि ऑब्जेक्टिव होता है राम मनोहर लोहिया वगैरह में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए भी था। DDU के जो आपका इको 201 202 का पेपर होता है उसके लिए भी था। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय और कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली उन सभी के लिए था। यह लिखित एक प्रकार से MCQ मतलब कि लिखित टाइप के क्वेश्चंस पेपर होंगे ये। इसमें एक प्रकार से अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय होंगे। देखिए हमारे जो मॉडल पेपर है उसको पहचाने कैसे कि कौन लिखित है कौन ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जिसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें लिखित चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये महामैराथन रिवीजन क्लास है 2025 की। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ना है BA के 3rd सेमेस्टर में अगर आप हैं तो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और उसको लिखना कैसे है सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं देता रहता हूँ, ठीक है। चले आइए भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। लोहिया कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये बड़े अच्छे समाजशास्त्री माने जाते हैं, इनके नाम पर विश्वविद्यालय भी चलता है। अयोध्या में विश्वविद्यालय, सुल्तानपुर रोड पे, नाका बाईपास, ठीक है। तो और आप देखते गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, ठीक है, और आपका एक प्रकार से बस्ती या अलग अलग इलाकों के जो एक प्रकार से हैं यूनिवर्सिटीज़, यही लगती है आपकी राम मनोहर लोहिया, ठीक है, इन सभी कॉलेज को अटैच। लोहिया के अस्पृश्यता हेतु क्या सुझाव दिया? अस्पृश्यता माने होता है छुआछूत को लेकर के इन्होंने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या विचार दिए? देखिए इस समस्या के निवारण के हेतु इन्होंने कई विचार दिए थे। पहली बात तो हरिजनों में स्वाभिमान व निर्भयता की भावना विकसित करने की बात करी, कि हरिजनों में भी स्वाभिमान एक प्रकार से उनको अपने अंदर कि भाई हम हरिजन हैं, तो उसमें एक प्रकार से प्राउड फील करें वो, या एक प्रकार से उनके अंदर स्वाभिमान हो हर एक चीज़ का। अब वो पहले से ही मन बना लेंगे कि अरे हम तो नीच हैं, हम तो दबे हुए हैं, तो फिर एक प्रकार से उनका लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हरिजनों में स्वाभिमान और निर्भयता यानी कि बिना डर के जीने की एक प्रकार से भावना विकसित करने के प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ हरिजनों में शिक्षा के प्रसार की बात करते हैं, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं। हरिजनों में, हरिजन जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक एक प्रकार से वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और उन्होंने पिया था और शिक्षा रूपी दूध, और उन्होंने दहाड़ा भी, ठीक है। आप देखते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक प्रकार संविधान निर्मात्री जो सभा थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। अब ऐसे नहीं कोई व्यक्ति संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष हो जाता है भारत जैसे विशाल देश में। तो हरिजनों में शिक्षा का प्रसार करने की बात करी। इसके अलावा हरिजनों को समान आध्यात्मिक अधिकार प्रदान किया, यानी कि इसे मंदिर में जो नहीं जाने का अधिकार था, या एक प्रकार से जो अधिकार ब्राह्मणों को था या क्षत्रियों को था, वैश्यों को था, शूद्रों को नहीं था, वो सारे इसके सारे अधिकार की बात इन्होंने करने का मतलब की, ठीक है। इसके अलावा हरिजनों के साथ उचित मतलब कि मानवोचित व्यवहार किया जाए, यानी कि जिस तरीके से एक ब्राह्मण के साथ व्यवहार होता है या एक व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए पर्टिकुलर, वैसा व्यवहार करने की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लोहिया की अस्पृश्यता हेतु ये सुझाव दिए गए थे। हरिजनों में स्वाभिमान व निर्भयता की भावना को विकसित करना, हरिजनों में शिक्षा का प्रसार करना, हरिजनों को समान आध्यात्मिक अधिकार प्रदान करना, और हरिजनों के साथ मानवोचित व्यवहार करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
दूसरा क्वेश्चन आ चुका है भैया, लोहिया के 7 क्रांतियों के नाम लिखिए। लोहिया ने सप्त क्रांतियों की बात करी थी, वो 7 क्रांतियां कौन कौन सी हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि लोहिया के द्वारा दी गई जो सप्त क्रांति की अवधारणा है वो क्या है। ठीक है, चले लोहिया के 7 क्रांतियों के नाम बताइए। पहली बात, पहली क्रांति, नर नारी की समानता के लिए उन्होंने क्रांति करी, यानी कि नर नारी एक समान का नारा जो चलता है, क्योंकि नर हो चाहे नारी हो, वो भगवान के हिसाब मतलब कि भगवान के यहाँ से उनको लैंगिक जरूर एक प्रकार से जो है शारीरिक रूप से लैंगिक रूप से वो अलग जरूर हैं, लेकिन अगर देखेंगे वास्तविक रूप से उनका दिमाग और उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से केवल वो नारी है इस वजह से उसको कुछ अधिकारों को ना देना यह एक प्रकार से किसी समाज के लिए वैध तरीका नहीं होगा। यानी राम मनोहर लोहिया का मानना था कि नर नारी एक समान, यानी जो अधिकार नारियों को मतलब कि नरों को प्राप्त है यानी पुरुषों को प्राप्त है वही अधिकार स्त्रियों को भी मिलने चाहिए। तो पहली क्रांति नर और नारी के समानता को लेकर के करी। दूसरी क्रांति इनकी रही रंग भेद की नीति के खिलाफ। ठीक है, रंग भेद मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग गोरे और काले का भेद करते थे। उस समय जब राम मनोहर लोहिया विचार दे रहे थे उस दौरान गोरे काले का खूब विभेद चल रहा था कि भाई तुम बहुत ज़्यादा करिया व्यक्तियों को लोग नहीं पसंद करते हैं और जो गोरहार होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, गोरहार व्यक्ति आज देख रहे हैं आजकल जो मेकअप वगैरह हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग गोरहार होते आते हैं मेकअप करने से। गोरहार मतलब समझ रहे हैं, सुंदर दिखते हैं, वो चमकने लगता है चेहरा हो रहा एकदम से। अब तो पहले पसीना वसीना हो जाता था तो मेकअप बेकार हो जाता था, अब तो वो ऑयल वाला मेकअप चल गया है कि भाई वो कितना पसीना हो जाए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि भाई व्यक्ति गोरे होने के प्रयास में है। क्यों? क्योंकि गोरे व्यक्ति को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और करिया व्यक्ति को कम पसंद करते हैं। ये एक प्रकार से वास्तविक चीज़ें हैं, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। लोग कहते जरूर हैं कि हाँ हमको कोई मतलब नहीं करता आंतरिक चीज़ें पवित्र हों, लेकिन लोग एक प्रकार से पहली चीज़ क्या देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कि व्यक्ति कितना एक प्रकार से गोरा है। सबसे पहली बात उसकी गढ़न पात कैसी है, बनावट कैसी, कदकाठी कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, यही सब देख करके व्यक्ति अट्रैक्ट होते हैं। तो इन्होंने एक प्रकार से गोरे और काले का जो भेद है वो एक प्रकार से जो उसके खिलाफ क्रांति करी। तीसरी क्रांति रही राम मनोहर लोहिया की जाति प्रथा के खिलाफ। जाति प्रथा जैसे तमाम प्रकार की जातियां आजकल बन रही हैं तो उन सभी जाति प्रथा का खिलाफ किया, यानी सभी जातियां बराबर हैं। चौथी बात इन्होंने करी आर्थिक समानता हेतु क्रांति करी, यानी आर्थिक दृष्टि से जैसे अमीर गरीब जो हैं या बहुत ज़्यादा एक प्रकार जो अमीर हैं उनको ज़्यादा अमीर वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं और वो गरीब होते जा रहे हैं, तो एक प्रकार से आर्थिक समानता की बात इन्होंने करी। ठीक है, यानी सभी लोग एक प्रकार से रुपया पैसा सभी के पास हो ताकि सभी लोग अपना जीवन यापन कर सकें। पांचवी क्रांति इनकी स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति थी। ये स्वतंत्रता और विश्व लोक राज की बात करने के पक्षधर थे, यानी स्वतंत्रता को लेकर के क्रांति कर रहे थे। इसके अलावा छठी बात अस्त्र शस्त्र के खिलाफ तथा सत्याग्रह के लिए क्रांति कर रहे थे, यानी कि अस्त्र शस्त्र के खिलाफ, यानी कि ज़्यादा अस्त्र शस्त्र की एक प्रकार से ना चीज़ें करी जाए, इससे क्या होता है जान माल का खतरा ज़्यादा होता है, पैसे भी लगते हैं और इससे नुकसान भी होता है, तो इसके खिलाफ क्रांति करी। सातवीं क्रांति थी निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोक पद्धति के लिए क्रांति करी, यानी कि एक प्रकार से लोक पद्धति सही हो, जो पब्लिक मेथड है, पब्लिक को कल्याण करने का मेथड है वो एक प्रकार से सही हो। इन सभी के खिलाफ एक प्रकार से इन्होंने क्या किया, तमाम प्रकार की क्रांतियाँ करी। तो निजी जीवन में जो अन्यायी हस्तक्षेप थे, उनके निजी जीवन में पर्सनल जीवन में तमाम प्रकार के ऐसे हस्तक्षेप हुए, उनके खिलाफ भी इन्होंने क्रांतियाँ करी, यानी कि ये 7 क्रांतियाँ इनकी हैं। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर नोट डाउन करने का मन नहीं है तो आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए अभी मैं बताऊंगा कि PDF आपको कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की PDF की व्यवस्था कर दी गई है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, आर्थिक विचारों के इतिहास से आप क्या समझते हैं? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट? क्या मतलब होता है इसका? आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक विचारों की उत्पत्ति और विकास, यानी कि उसका जो ओरिजिन है और उसका जो डेवलपमेंट है तथा उसके अंतर संबंधों से रिलेटेड होता है। किसके अंतर संबंधों से? आर्थिक विचारों की उत्पत्ति और विकास, और उन दोनों के बीच के जो अंतर संबंध होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है इनका इतिहास। यह आर्थिक सिद्धांतों का एक ऐतिहासिक विवरण होता है जिसमें नाना प्रकार के विद्वानों ने धीरे धीरे करके एक प्रकार से अपने अपने जो है विचारों को दिया। जैसे कि प्राचीन काल में आप देखते हैं अरस्तु वगैरह, तमाम प्रकार के अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, ये प्राचीन विचारक रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो है विदेशी विचारक रहे हैं। ऐसे ही अपने यहाँ पर कौटिल्य हुए हैं, तमाम अमर्त्य सेन और तमाम प्रकार के JK मेहता और ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान हुए जिन्होंने समय समय पर अर्थतंत्र में या आर्थिक विचारों में एक प्रकार से रुचि दिखाई और ऐसे ही चीज़ें करी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें एक प्रकार से सामने आती रहती हैं।
तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से एक लंबी प्रक्रिया है जो आर्थिक विचार है उनकी। तो उसी आर्थिक प्रक्रिया, जो लंबी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग विद्वान आते हैं अपने अपने समय में एक एक कुछ कुछ विचार देते रहते हैं, तो उसी विचार की श्रृंखला हो जाती है आर्थिक विचारों का इतिहास। ठीक है। प्रोफेसर टैनी नाम के विद्वान कहते हैं कि आर्थिक विचारों के विकास उनके मूल, अंतर संबंधों और अभिव्यक्तियों की खोज का एक महत्वपूर्ण विवरण होता है। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखेंगे अगला, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है, और बीए के क्षेत्र में आप देखते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट से बढ़ कर के आप देख रहे हैं कि आप लोग एक प्रकार शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं ये आप जान पा रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने घर में जितने भी फ़ोन ऑन है सबसे सब्सक्राइब मार दिया करो भाई, चूँकि मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। चलें आगे देखेंगे। आवश्यकता शून्यता सिद्धांत किसने दिया? आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता भारतीय अर्थशास्त्री हैं, बड़े फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं। आर्थिक विचार के क्षेत्र में प्रोफेसर जेके मेहता का क्या योगदान है बताएं। देखिए, आर्थिक विचार के क्षेत्र में, इकोनॉमिक थॉट के अगर क्षेत्र में देखें तो जेके मेहता का बड़ा योगदान रहा है। उसमें कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है आवश्यकता शून्यता का विचार या आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत दिया है प्रोफेसर जेके मेहता ने। ठीक है। उपयोगिता का विश्लेषण भी किया इन्होंने। इसके अलावा लाभ का सिद्धांत दिया आपने। उपभोक्ता मतलब कि उपभोक्ता आधिक्य का भी सिद्धांत दिया। प्रतिनिधि फर्म की बात भी करी, और साम्य संबंधी विचार भी आर्थिक विचारों में दिए किसने? प्रोफेसर जेके मेहता ने। तो ये 6 विचार इनके हैं, 6 योगदान। आप ये 6 पॉइंट ध्यान रखिएगा, अति लघु उत्तरीय में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रोफेसर जेके मेहता के साम्य का विचार क्या है? ये साम्य संबंधी जो विचार है ये क्या है? प्रश्न कई बार आया हुआ था, तो मैंने कहा भाई इसको समझते हैं। देखिए, साम्य का विचार प्रोफेसर मेहता के अनुसार अगर देखें, साम्य की कल्पना किए बिना समय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। साम्य सदा किसी समय अवधि में होता है, और उन्होंने एस्थेटिक साम्य उस समय को कहा जो समय अवधि के बाहर भी बना रहता है। जो समय अवधि के बाहर भंग हो जाता है वह प्रावेगिक साम्य होता है। तो कहीं ना कहीं पे जो मतलब कि जो समय साम्य होता है वह एक प्रकार से जो है भंग नहीं होता, लेकिन जो प्रावेगिक साम्य होता है वो समय अवधि के बाहर भंग हो जाता है। तो साम्य की अवधारणा अवधि किसी मतलब की वस्तु की जो है चीज़ों को लेकर के साम्य की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर जेके मेहता के 2 ग्रंथों के नाम बताएं। प्रोफेसर जेके मेहता के 2 ग्रंथों के नाम की अगर बात की जाए, देखिए इनका एक ग्रंथ है एडवांस्ड इकोनॉमिक थियरी, और दूसरा ग्रंथ है लेटर्स ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी। ठीक है, लेटर्स ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी बड़ी फेमस पुस्तक है, और एडवांस इकोनॉमिक थियरी, ये भी दोनों पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी? प्रोफेसर जेके मेहता की। आगे देखेंगे, अगले विद्वान है आपकी, ये भी भारतीय अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य कुमार सेन। ठीक है, या अमर्त्य सेन ही इनका नाम है। तो ये एक प्रकार से इनके अधिकार सिद्धांत क्या हैं बताएं। तो अमेरिका में अधिकार की धारणा से तात्पर्य राज्य के विरुद्ध वैधानिक बाध्य अधिकार, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन हो गया। सेन अधिकार की धारणा में पोषक भोजन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, रोजगार, अकाल के समय में खाद्य की आपूर्ति की सुविधा या सुरक्षा, इन सभी को एक प्रकार से जो है इसको मतलब कि सेन के अधिकार में रखा जाता है। ठीक है, अमर्त्य सेन ने इन चीज़ों को रखा। वह अधिकार की प्रणाली को स्थापित करने की असफलता को अकाल उत्पन्न होने का कारण मानते हैं। उसने माना कि मार्केट सभी लोगों को अधिकार प्रदान कर सकता है, बशर्ते उनको कार्य और उचित मजदूरी प्राप्त हो सके। कुछ सामर्थ्य सुधार की चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में मार्केट अधिकार प्रदान नहीं कर सकेगा। तो कुल मिलाकर के ये सब मार्केट अधिकार जो होते हैं, यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई एक प्रकार से जो अधिकार का सिद्धांत है वह एक प्रकार से उसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, अकाल के समय में खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा, यही सब एक प्रकार से अधिकार होते हैं। ठीक है, सेन ने अधिकार की धारणा में यही सब चीज़ों को शामिल किया कि ये सब अधिकार मिलने चाहिए किसी भी राज्य में व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल अर्थशास्त्र में मिला था, वो कब मिला था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन को 1998 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन के कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान बताइए। अमर्त्य सेन का कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कई योगदान रहा है, जैसे कि पहला सामाजिक विकास व आर्थिक विकास में इन्होंने संबंध स्थापित किया। किस में भैया? सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या बताया? रिलेशनशिप बताया, संबंध बताया। दूसरा जो इनका कल्याणकारी अर्थशास्त्र में जो विचार दिया वो है लोकतंत्र में विश्वास किया, यानी लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। इसके साथ साथ अकाल और निर्धनता की बात भी करते हैं।
सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण की बात भी करते हैं ये, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और विषमता पर पुनर्विचार भी कौन देता है? अमर्त्य सेन देते हैं। और सेन निर्देशांक नाम की एक विचारधारा भी इन्हीं की है, ठीक है, अमर्त्य सेन की। तो इस तरीके से 6 मुद्दों पर काम किया इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, ठीक है। कौन कौन से? सामाजिक विकास व आर्थिक विकास में संबंध, लोकतंत्र में विश्वास, अकाल और निर्धनता, सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण, विषमता पर पुनर्विचार और सेन निर्देशांक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा भैया। प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन के भूमि संबंधी सुधार को बताइए। इन्होंने भूमि संबंधी सुधार को लेकर के क्या बातें बताई? लघु उत्तरीय में प्रश्न आया हुआ है, जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सेन सामाजिक विकास के लिए भूमि सुधारों के प्रबल समर्थक थे, यानी कि सामाजिक सुधार तभी होगा जब भूमि में सुधार होगा, ठीक है। उनका मत था प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कि बिना प्रभावी भूमि सुधारों कार्यक्रमों के सामाजिक विषमता को कम नहीं किया जा सकता। सामाजिक समानता तभी ला सकते हैं जब भूमि सुधार किया जाएगा, ठीक है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संसाधन मूल्य एवं विकास, इन्होंने एक प्रकार से संसाधन मूल्य और विकास नाम की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने लिखा कि भारत में छोटे रकबों में बड़े रकबों की अपेक्षा प्रति एकड़ अधिक उत्पादन का भी यही कारण है कि परिवार का श्रम उसमें अधिक निपेक्षित होता है। कुछ अर्थशास्त्री इस भू अंशों में अर्थशास्त्रीय गणना पद्धति के द्वारा कुल हानि सिद्ध कर देते हैं, पर क्या उन परिवार के सदस्यों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था या शहरी बाजार तंत्र में कोई रोजगार का अन्य उपाय उपलब्ध हो सकता है? शायद नहीं। इस वजह से एक प्रकार से जो भूमि का सुधार किया जाए, ताकि एक प्रकार से जो बड़े जोत हैं या बड़े खेत वाले हैं उनसे मतलब कि उनको भी फायदा हो और छोटे जो किसान हैं उनको भी फायदा हो, तभी एक प्रकार से आर्थिक समानता आ पाएगी, उसके बदले नहीं आ पाएगी। तो भूमि सुधार संबंधी को एक प्रकार से आर्थिक समानता के एक कारण के रूप में देखा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। अगला क्वेश्चन आ चुका, जगदीश भगवती का जन्म कब हुआ था? प्रोफेसर जगदीश भगवती का जन्म 26 जुलाई 1934 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर जगदीश भगवती के पीएचडी का विषय क्या था? पीएचडी किस विषय में किया था? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में निबंध नाम की एक रचना लिखते हैं, इसी में पीएचडी की थी, ये इनका पीएचडी ग्रंथ है। अगला प्रश्न, जगदीश भगवती राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य कब बने? 2012 ईस्वी में बने। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, एडम स्मिथ के दर्शन को बताइए। एडम स्मिथ कौन है? ये अर्थशास्त्र के जनक हैं, अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अपने समय के पहले दार्शनिकों में से एक थी जिन्होंने यह घोषणा की कि धन उत्पादक श्रम के माध्यम से बनाया जाता है, यानी कि जो है श्रम जो होता है मतलब कि धन उत्पादक श्रम के माध्यम से होता है, और स्वार्थ लोगों को अपने संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग में लाने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि लाभ जो होता है पूंजी निवेश से आता है। अगर आप पूंजी का निवेश करेंगे तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा, और पूंजी को वहाँ निर्देशित किया जाता है जहाँ सबसे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। यानी पूंजी का प्रयोग, अपने पैसे का प्रयोग वहीं पर करें जहाँ से आपको ज़्यादा लाभ मिले, ठीक है। ऐसे स्थानों पर पूंजी का व्यय बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहाँ से आपको लाभ कम मिले, ठीक है। यानी अधिक से अधिक लाभ की बात करने की बात यहाँ पर प्रोफेसर एडम स्मिथ ने करी। तो ये प्रोफेसर एडम स्मिथ का दर्शन रहा है। आगे प्रोफेसर एडम स्मिथ के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक विचार बताइए। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि किसी भी देश की दिशा और दशा, यानी कि उसकी जो दिशा है और दशा किसी भी देश की, उस देश की आर्थिक नीतियों पर डिपेंड करती है, आर्थिक नीतियों से डिसाइड होती है। जिस तरह की आर्थिक नीतियों को देश में लागू किया जाएगा उसी तरह से देश की उन्नति की राह पर चला जाएगा या दुर्गति की राह पर चलेगा। यानी कि जैसे कि अगर नीति अच्छी है तो देश आगे बढ़ेगा, नीति बेकार है तो देश पीछे रह जाएगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने मनुष्य और राष्ट्र के जीवन में आर्थिक समृद्धि के महत्व को पहचानते हुए भारतीय अर्थनीति के विभिन्न आयामों को स्पष्ट किया और उसे अर्थायाम का नाम दिया। पंडित जी का अर्थायाम जो है भारतीय संस्कृति को परिभाषित करते हुए अर्थ संस्कृति का आयाम स्थापित करता है। उपाध्याय जी का अर्थायाम दो मूलभूत अवधारणाओं पर आश्रित है। उनका मानना था कि अर्थ का अभाव यानी कि कमी, पैसे की कमी, और अर्थ का प्रभाव दोनों ही व्यक्ति और राष्ट्र के लिए घातक होता है। अगर अर्थ की कमी हो जाएगी तो भी दिक्कत है और अर्थ की अधिकता हो जाएगी तो भी दिक्कत है। यानी कि अगर दोनों का संतुलन, अर्थ का संतुलन होना बहुत ज़रूरी इन्होंने बताया।
एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर जिन बच्चों को एक प्रकार से इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ऐसे ही और भी पीडीएफ नोट्स आपके पास मतलब कि हमारे पास उपलब्ध हैं, उनकी नोट्स आपको प्राप्त करना है तो आप एसएमएस करिएगा 9161936062 पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। अगर आप नहीं चलाते हैं या चलाती हैं तो किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, अपने घर में या किसी दुकान से जा करके सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस वगैरह होंगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और एक प्रकार से क्रैश कोर्स की व्यवस्था है, यानी कि क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो रिवीजन क्लास, इनकी पीडीएफ नोट्स और इनकी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। और यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात है कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में ही हो जाएगी। सभी विषय, कोई 1-2 विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विषय की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत और आपके और कई सब्जेक्ट जो भी एक प्रकार से आप सोच पा रहे हैं, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र जो होता है, ठीक है, और भी जैसे इकोनॉमिक्स तो हो ही रहा है, ऐसे ही और भी सब्जेक्ट, आपका साइकोलॉजी की भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसमें आपकी परीक्षा चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो तो उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा आपकी अगर लघु यानी लिखित हो तब भी आपके लिए व्यवस्था कर दी गई, लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए है। इसके साथ साथ इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट के अलावा आपका जो एक माइनर सब्जेक्ट होता है, कई विश्वविद्यालय में माइनर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो माइनर का जो पेपर होता है उसके लिए एमसीक्यूज की व्यवस्था भी कर दी गई है। और एक इसमें पेपर होता है को करिकुलर का। ठीक है, को करिकुलर में आपको मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ता है। तो मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन की अगर बात की जाए तो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, इसको करना अनिवार्य होता है। इस पेपर में फेल तो सब में फेल माना जाता है, तो इसको एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आपको पास ही करना पड़ता है। प्रत्येक सेमेस्टर में एक को करिकुलर होता है, तो इसकी तैयारी भी आपकी विधिवत हो जाएगी। लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट इसकी व्यवस्थित हो चुकी है, वो भी आपको इसी 100 रुपीज़ में सेंड कर दी जाएगी। अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। तो मैंने यूनिवर्सिटी आपको बता ही दी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। तो आप जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी विधिवत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग एसएमएस करके तुरंत ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अब ये मत कहिएगा गुरुजी समय कम बचा हुआ, ये बचा हुआ, समय कितना भी कम बचा हुआ हो आप पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो आपका फायदा ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान, मात्र 100 रुपीज़ लग रहे हैं, तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी जुड़ें। ठीक है, चलें, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे भैया, प्रश्न है कार्ल मार्क्स को लेकर के। देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में ऐसे लिख करके छोड़ देगा, तो प्रश्न आपको लिख करके छोड़ दिया, इसका मतलब उनके बारे में बताना है 50 शब्दों में। देखिए, 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ट्रिप्स जर्मनी में पड़ता है, उसी शहर में हुआ था। बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया इन्होंने। मार्क्स हीगल के दर्शन शास्त्र से प्रभावित थे। हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उससे बहुत प्रभावित थे ये। उसने फ्रांस में समाजवाद का अध्ययन किया और अंततः मतलब कि साम्यवादी विचारधारा का प्रणेता बना। आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है, वर्ग संघर्ष की विचारधारा का जनक है। दास कैपिटल नाम की बड़ी फेमस पुस्तक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक लेख भी लिखा इन्होंने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया। कहीं ना कहीं पे 2 वर्गों की बात करता है, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग। एक प्रकार से मालिक वर्ग है, एक जो है नौकर वर्ग है। तो एक प्रकार से आधुनिक समाजवाद का जनक है ये। ठीक है, दास कैपिटल का पुस्तक का लेखक कार्ल मार्क्स है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1848 में, एक लेख है ये। अगला क्वेश्चन से, दास कैपिटल नामक ग्रंथ कितने भागों में लिखी गई है? दास कैपिटल नामक ग्रंथ 3 भागों में लिखी गई है। भाग 1 जो है 1867 में प्रकाशित हुआ, भाग 2 1885 में और भाग 3 1894 ईस्वी में। ये बड़ा फेमस ग्रंथ है इसका, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का। ठीक है, चलें आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वर्ग संघर्ष की विचारधारा जो कार्ल मार्क्स की है क्या है? लघु उत्तरीय में प्रश्न आता है। वर्ग संघर्ष, मार्क्स को सदैव वर्ग संघर्ष का भय रहता था। वह श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच होने वाले संघर्ष से भयभीत रहता था। जहाँ तक सुधारवादियों का विचार है, वो मार्क्स के वर्ग संघर्ष की बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष होता अवश्य है, परंतु इतना सीधा संबंध पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच नहीं होता है। मजदूर और पूंजीपति आपस में मिल ही नहीं पाते, उसके बिचौलिए लोग भी मिलते हैं, तो संघर्ष की कोई बात ही नहीं उठती। लेकिन कार्ल मार्क्स बताता कि मजदूर एक है जो काम करता है, जिसको एक प्रकार से पैसे उतना नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मालिक है वो बिना काम किए ही तमाम पैसे कमाता है, और मालिक और अमीर होता जाता है पूंजीपति, और जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है किसान। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं, जबकि इसकी बात को खंडन बहुत सारे विद्वानों ने किया। उदाहरण के लिए बड़े बड़े पूंजीपति बनाम छोटे छोटे पूंजीपति, कुशल कर्मी बनाम अकुशल कर्मी, एक उद्योग बनाम दूसरा उद्योग, इसमें एक प्रकार से तो होता है संघर्ष। लेकिन अब आप सोचो कि एक बड़ा पूंजीपति, अब टाटा बिरला किसी मजदूर से आकर के झगड़ा थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो यही चीज़ एक प्रकार से कार्ल मार्क्स ने थोड़ी गलत कर दी। बाकी बड़े पूंजीपति और छोटे पूंजीपति आपस में झगड़ा करेंगे या उनमें संघर्ष होगा, ठीक बात है। कुशल कर्मी यानी जो काम करने वाले ज़्यादा व्यक्ति हैं, अब अधिक क्षमता वाले काम करने वाले हैं, जो कम काम करने की क्षमता रखने वाले हैं, उनके दोनों बीच में संघर्ष होता चलेगा काम। एक उद्योग के बीच से दूसरे उद्योग के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो भाई वो तो स्वाभाविक सी बातें होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो जरूरी है, लेकिन एक प्रकार से कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों को नहीं, मतलब कि इन चीज़ों को तो बताता है, लेकिन इसके कुछ सीधा सपाट बातें बताता है कि भाई जो अमीर है और जो गरीब है, अमीर और गरीब बीच में डायरेक्ट संघर्ष हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगला प्रश्न, से कौन है? जेबी से जो है विद्वान है, अर्थशास्त्री है, विदेशी अर्थशास्त्री है। इन्होंने बाजार का नियम दिया था, तो जेबी से का बाजार का नियम परिभाषित कीजिए। देखिए, जेबी से का बाजार का नियम, से के मतानुसार जेबी से कहते हैं कि वस्तुओं की कुल पूर्ति और उनकी कुल मांग आवश्यक रूप से बराबर करनी चाहिए, क्योंकि कुल मांग केवल उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं का समूह मात्र है। अतएव सामान्य रूप से अति उत्पादन एक मूर्खता की बात है। यानी ये कहता है कि एक प्रकार से बाजार जो होता है, कुल पूर्ति उसकी कुल मांग आवश्यक रूप से बराबर करनी चाहिए, यानी जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो। बेमतलब की सप्लाई अगर आप करेंगे तो मूर्खता हो गई। यही जेसीबी मतलब कि जेसीबी बोल रहा हूँ, जेबी से का बाजार नियम है। जेबी से, जेसीबी नहीं, जेबी से, ठीक है। तो इसका बाजार नियम क्या है भाई? बाजार नियम यही है कि भाई ये कहता है कि कुल मांग केवल उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं का समूह मात्र होता है। ठीक है, यानी मांग जितनी है उतनी ही सप्लाई की जाए। अगर आप अति उत्पादन करेंगे तो वो मूर्खता की बात होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेबीसी के बाजार का नियम की मुख्य दो बातों का उल्लेख कीजिए। से का बाजार नियम की मुख्य दो बातें, पहली बात तो ये कि अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के बीच स्वतः समायोजन हो जाता है। मांग और पूर्ति अपने आप में डिसाइड हो जाती है और स्वतः ही आपस में तालमेल बैठा लेती है। अर्थात पूर्ति में यानी कि मतलब पूर्ति में कमी वृद्धि के अनुरूप ही मांग भी घटती रहती है। जैसे कि पूर्ति में अगर कमी हुई तो मांग भी धीरे धीरे घटती बढ़ती रहती, पूर्ति में बढ़ोतरी होगी। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें बताई इन्होंने जो है जेबीसी ने। दूसरी बात कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन असंभव है। यानी अर्थव्यवस्था में अगर अति उत्पादन हो गया तो असंभव है, क्योंकि पूर्ति अपने लिए स्वतः मांग पैदा कर लेती है। यानी अगर आप कोई चीज़ बनाएंगे, कोई चीज़ मार्केट में रखेंगे तो उसकी डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, लेकिन ज़्यादा उत्पादन कर देना मूर्खता होगी। ठीक है, उतना ही उत्पादन किया जाए, डिमांड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, डिमांड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर वीडियो जो है बना करके रखेंगे तो परीक्षा तक आते आते आप जरूर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, जेबीसी का प्रमुख नियम क्या है? जेबीसी का प्रमुख नियम है पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजन कर लेती है। यानी कि अगर पूर्ति सप्लाई आप करेंगे तो मांग ऑटोमेटिक एक प्रकार से होती रहेगी उस वस्तु की। ठीक है, अगला प्रश्न, जेबीसी के दो ग्रंथ का नाम बताइए। एक तो है पॉलिटिकल इकोनॉमी और दूसरा है कैलेसिये पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, क्लासिकल या क्लासिये पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोनॉमी दो ग्रंथ इनके हैं। जेबीसी ने किन क्षेत्रों को महत्व दिया? जेबीसी ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार संरक्षण नीति का उल्लेख कीजिए। देखिए, संरक्षण नीति क्या है? तो मिल स्वतंत्र व्यापार का समर्थक होते हुए भी शिशु उद्योगों को संरक्षण देने के पक्ष में था। ठीक है, उसके अनुसार स्वतंत्र व्यापार नीति केवल धनी देशों को लाभ पहुंचाती है। यदि सभी देश स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाते हैं तो धनी देशों को निर्बल देशों के शोषण करने का अवसर मिलता रहेगा या मिलता है। अतः निर्बल राष्ट्रों को अपने देश का औद्योगिक विकास करने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। इस प्रकार मिल ने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की स्वतंत्र व्यापार नीति का मतलब कि अंधानुकरण नहीं किया, वरन उसमें सुधार भी करने का प्रयास किया। जो भी है एक प्रकार से जो है कहीं ना कहीं पे शिशु उद्योगों को संरक्षण देने की बात की, ताकि जो गरीब देश हैं वह भी आगे बढ़ सकें और वह भी एक प्रकार से अपना व्यापार आगे बढ़ा सकें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न देखेंगे, कल्याण का अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, कल्याण अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, या कल्याण का अर्थशास्त्र, बात एक ही है। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन से देखें, आधुनिक युग में कल्याणवादी अर्थशास्त्र पर काफ़ी चिंतन हुआ है। ठीक है, और इसमें ना केवल दृष्टिकोण और आदर्श का, बल्कि एक प्रणाली का भेद बताया गया है। एक प्रणाली का भेद इसमें होता है, किसमें, कल्याणवादी अर्थशास्त्र में। आधुनिक युग में कल्याणवादी अर्थशास्त्र की प्रधान धाराएं हॉब्सन, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, इनके नाम से संयुक्त हुई, और दूसरी जो पैरेटो, कॉल्डर, हिक्स, लिटिल द्वारा विकसित हुई और नव कल्याण कहलाई। ठीक है, यानी कल्याणवादी विचारक जो हैं, जो अर्थशास्त्र में कल्याणवादी अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जिससे पब्लिक का कल्याण हो, पब्लिक वेलफेयर हो, ऐसे इकोनॉमी की बात करते हैं हॉब्सन, मार्शल और पीगू। लेकिन उनसे थोड़ी सी और एक कदम आगे बढ़ करके जो नव कल्याणवादी विचारक हैं, उनमें कॉल्डर, पैरेटो, हिक्स, लिटिल, इन सभी लोगों ने काम किया। पीगू ने आर्थिक कल्याण की परिभाषा दी और कहा कि आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का एक भाग होता है, यानी सोशल वेलफेयर का एक भाग होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है। मुद्रा का जो मापदंड होता है उसी से रिलेटेड होता है। अर्थात सामाजिक कल्याण का जो भाग मुद्रा के द्वारा नापा जा सकता है, वह आर्थिक कल्याण कहा जाता है। आगे वे राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का प्रमाण मानते हैं कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ती है तो एक प्रकार जान लीजिए कि आर्थिक कल्याण हो रहा है। ठीक है, नेशनल इनकम के बढ़ने से राष्ट्रीय कल्याण भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच का अध्ययन कितने शीर्षकों के अंतर्गत किया। तो मार्शल ने मांग की लोच का अध्ययन 5 उप शीर्षकों के अंतर्गत किया है। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। एक मांग होती है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया मतलब कि एकदम से मांग जो होती है उस पर एक प्रकार से, लोचदार मतलब कि मांग के घटने बढ़ने, कभी कभी किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा घट जाती, कभी बढ़ जाती। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती जिनकी मांग घटती बढ़ती रहती, तो ही लोच माने होता है घटना बढ़ना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ होती बेलोचदार मतलब कि जिन जो घटती बढ़ती नहीं, उनकी डिमांड हमेशा वैसे, जैसे चीनी वगैरह, उनकी डिमांड हमेशा वैसी रहती है। पूर्णतया बेलोचदार मांग। तीसरा होता है लोचदार मांग। चौथा अधिक लोचदार मांग। और पांचवा है बेलोचदार मांग। ठीक है, तो मार्शल ने मांग की माप नापने के लिए इकाई रीति का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार मांग की लोच इकाई के बराबर कम या अधिक हो सकती है। मांग की लोच 2 प्रकार की होती है, एक होती है मांग की आय लोच और एक होती है मांग की एक प्रकार से कीमत लोच। अगर किसी वस्तु की कीमत में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी की जाती है तो मांग ऑटोमेटिक घटेगी या बढ़ेगी। जैसे चीनी मान लेते 40 रुपये किलो बिकती थी, अब उसी चीनी के रेट में घटोत्तरी कर दो, चीनी 30 रुपये किलो अगर बेचने लगोगे तो एक प्रकार से मांग थोड़ी सी चीनी की बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसी चीनी की अगर जो कीमत है उसमें बढ़ोत्तरी कर दो, 50 रुपये किलो चीनी कर दो, तो एक प्रकार से टमाटर का उदाहरण ले लो कि भाई टमाटर पहले जब 50 रुपये किलो टमाटर होता था तो आप 1 पौवा टमाटर लाते थे, लेकिन जब टमाटर 10 रुपये किलो हो जाता तो आधा किलो या 1 किलो टमाटर लेकर के आते हैं और सब्जी ढेर खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, समझ रहे चीज़ों को ना। कहने का तात्पर्य है कि यानी कि जब एक प्रकार से किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो उसकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जब किसी वस्तु की एक प्रकार से कीमत जो होती है वो घटती है तो उसकी वस्तु की जो डिमांड होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान। तो ये मांग की कीमत लोच हो गई। मांग की एक आय लोच होती है। मांग की आय लोच में क्या होता है, जैसे मान लेते कोई व्यक्ति है वो 10,000 महीने का कमाता है तो कम डिमांड करेगा, लेकिन जब वही व्यक्ति 20,000 कमाने लगेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि आय जो होगी अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और आय घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। ठीक है, चले अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के संबंध में प्रोफेसर मार्शल के क्या विचार हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय का विचार प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी के द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष पार्थिव और अपार्थिव वस्तुओं को, यानी कि जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं, पार्थिव या अपार्थिव वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सबको वास्तविक संपत्ति के योग को वास्तविक वार्षिक आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। मार्शल कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है उस देश का आर्थिक कल्याण उतना ही अधिक समझा जाता है। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आय जो होती है वह एक प्रकार से एक साल के अंदर देश की सीमा या देश की सीमा के बाहर
जो भी चीज़ें कमाई जा रही हैं, जो भी सेवा मतलब जो उत्पादन हुआ है, वस्तुएं उत्पादन हुई, जो सेवाओं का उत्पादन किया गया है, उनका जो बाजारिक मूल्य होता है या मौद्रिक मूल्य होता है, वही राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप देखेंगे। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पत्ति के कितने नियम हैं, उल्लेख कीजिए। उत्पत्ति के 3 नियम हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, कौन कौन से? पहला है उत्पत्ति ह्रास का नियम, दूसरा है उत्पत्ति समता का नियम, तीसरा है उत्पत्ति वृद्धि का नियम। यह 3 नियम है उत्पत्ति के किसी भी चीज़ के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पीगू की प्रमुख रचनाएं बताइए। पीगू, प्रोफेसर पीगू जो हैं बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इनकी कई रचनाएं हैं। आइए एक एक रचनाओं को जानते हैं। प्रोफेसर पीजू के प्रधान ग्रंथ में पहला है वेल्थ एंड वेलफेयर, 1912 में इनका एक ग्रंथ आया। ठीक है, और अगला है आपका द फॉर्मेलिटीज, हाँ, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर 1920 में इनकी पुस्तक आई। उसके 3 सालों के बाद में यस्से इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स पुस्तक आई 1923 में। फिर 1935 में द इकोनॉमिक्स ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स नाम की पुस्तक आई, 1935 में प्रकाशित हुई। 1937 में सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, यानी समाजवाद और वर्सेस पूंजीवाद। ठीक है, इस पर इनकी पुस्तक आई, बड़ी फेमस पुस्तक है, 1937 में प्रकाशित हुई। कौन सी? सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। ठीक है, अगली इनकी पुस्तक है भैया एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम, 1941 में पुस्तक आई। इसके अलावा द वेल ऑफ मनी 1950 में पुस्तक का प्रकाशन हुआ। यस्से इन इकोनॉमिक्स, यही पुस्तक 1952 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा इनकी 9वीं पुस्तक है, बड़ी फेमस है, अल्फ्रेड मार्शल एंड करंट थॉट्स। अल्फ्रेड मार्शल एंड करंट थॉट 1953 में पुस्तक आई। मार्शल पर, प्रोफेसर मार्शल पर इन्होंने लिखा, उनके जो वास्तविक विचार मतलब कि उनका जो है क्या बोलते हैं प्रासंगिक विचार हैं वर्तमान में, उनके बारे में लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चले, प्रश्न है कल्याणकारी अर्थशास्त्र किसने दिया है? आर्थिक कल्याण का विचार प्रोफेसर पीगू ने दिया है, या पीगू के संपूर्ण विचारों का केंद्र बिंदु रहा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत? प्रोफेसर पीगू की पुस्तक कल्याण का अर्थशास्त्र उनकी बड़ी फेमस पुस्तक है। कल्याण का अर्थशास्त्र जो है उनकी एक पुस्तक है, इसमें उन्होंने आर्थिक कल्याण का अर्थ और उसके घटक का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। प्रोफेसर पीगू का व्यापार चक्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो प्रोफेसर पीगू का जो व्यापार चक्र सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं भाई, लघु उत्तरीय ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लघु उत्तरीय, इसको दीर्घ उत्तरीय भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा और बना चना करके लिखेंगे तो आपका दीर्घ उत्तरीय भी बन सकता है। चले, प्रश्न अगला आ चुका है। यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचारों की विवेचनाएं मतलब विशेषता लिखी। देखिए, अरस्तु और प्लेटो के लगभग एक ही विचार थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। ठीक है, यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु, चूंकि आपस में गुरु चेले हैं दोनों। अरस्तु के शिष्य, अरस्तु के गुरु है कौन? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात हैं। ठीक है, यानी गुरु कौन है? प्लेटो गुरु है, अरस्तु कौन है? अरस्तु चेले हैं किसके? प्लेटो के। पहले विचार आदर्शवाद और नैतिक आधार। आदर्शवाद की विचार किसने दिया है भाई? इन्होंने, इन दोनों ने दिया, प्लेटो और अरस्तु ने। आदर्शवाद और नैतिक आधार पर क्या कहा? देखिए, सुकरात से जैनों तक सभी नैतिकता को एक सीमा तक आवश्यक मानते थे। मनुष्य का उद्देश्य आत्मज्ञान है, भौतिक साधन स्वयं अपने ही उद्देश्य मतलब कि अपने ही उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भौतिक साधन स्वयं अपने ही उद्देश्य नहीं होते हैं, उसके लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो सुकरात जो थे उनसे लेकर के जैनों तक, जैनों अरस्तु के बाद मतलब कि अरस्तु के बाद के हैं, तो यानी आप देखते पूरी परंपरा सुकरात से लेकर के जैनों तक आप देखते हैं, अरस्तु प्लेटो सब तक आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे ये सभी लोग नैतिकता को एक सीमा तक आवश्यक मानते हैं। तो ये नैतिक आधार, आदर्शवाद एक और नैतिक आधार की बात करते हैं। दूसरा विचार है आवश्यकताएं। देखिए, आर्थिक चिंतन का आधार प्लेटो और अरस्तु यह मानते थे कि मूल्य, विनिमय, श्रम विभाजन तथा राज्य का निर्माण आवश्यकता के आधार पर होता है। यानी कि जब आवश्यकता होती है तभी मूल्य का निर्धारण होता है, जब आवश्यकता होती तभी विनिमय प्रणाली आती है, श्रम विभाजन भी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही होता है, और राज्य का निर्माण भी आवश्यकता पड़ने पर ही हुआ है। ठीक है, यह अरस्तु और प्लेटो का मानना रहा है। तीसरा जो इसका एक प्रकार से विचार है वो ये है कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है। अरस्तु और जो है प्लेटो यही कहते हैं कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज मतलब कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सोसाइटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के।
इन सब विचारकों में समाज का कल्याण प्रधान उद्देश्य है। यूनानी विचारक व्यक्तिवादी नहीं थे, यानी समाजवादी विचारक थे। ठीक है। अर्थशास्त्र राजनीति का एक ही भाग, मतलब कि एक ही भाग है। राजनीति, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे के भाग है। यूनानी विचारक ने समाज और राज्य के संदर्भ में आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया और उनका आदर्श एक सुखी समाज माना है कि भाई एक सुखी समाज ही अच्छा समाज है। और सामाजिक समाज और एक प्रकार से अर्थशास्त्र दोनों एक बात है। राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों का मतलब एक है। वैज्ञानिकता का अभाव, बहुत कम स्थानों पर अर्थशास्त्र की क्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। अधिकांश स्थलों पर आदर्शवादी दृष्टिकोण ही अपनाया गया है, यानी कि व्यवहारवादी ही दृष्टिकोण है। इसमें एक प्रकार से वैज्ञानिकता का अभाव है इनके विचारों में, चाहे प्लेटो की बात करें, चाहे अरस्तु की बात करें, या सुकरात की बात करें, या जेनो की बात करें। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन आ सकता है आपका ये वाला। प्रश्न है, प्लेटो के श्रम विभाजन संबंधी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। श्रम विभाजन का सिद्धांत देखिए, प्रोफेसर एडम स्मिथ से करीब 2000 वर्ष पूर्व प्लेटो ने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था। इसके बाद में आकर के एडम स्मिथ ने किया है, 2000 साल पहले के एडम स्मिथ के प्लेटो। यद्यपि उनका विश्लेषण निम्न प्रकार का था। उनका कथन था, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वस्तुएं अधिक मात्रा में सरलता से और अच्छी किस्म की तभी उपलब्ध होती हैं जबकि प्रत्येक आदमी वही एक कार्य करता है जो उसके लिए सहज या स्वाभाविक होता है, उसे ठीक समय पर करता है और अन्य कार्यों को छोड़ देता है। यानी वह व्यक्ति एक प्रकार से किसी वस्तु को अच्छा बना पाएगा जो एक प्रकार से वही काम करने में निपुण होता है। यानी अगर हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं बीए वाले बच्चों को, अगर आप हमसे कहें कि बीएससी का ट्रिग्नोमेट्री जा करके पढ़ाओ या फिर वो पढ़ा दो, कोई और भी चीज़ पढ़ा दो, ठीक है, आईआईटी के बच्चों को पढ़ा दो, तो मैं उतना परफेक्ट तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा। या मैं टीचर हूँ, मुझसे कोई कहे कि तुम जा करके घर बना दो जा करके, ठीक है, ईंटा गारा लगा दो, तो मैं उतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाऊंगा। जबकि एक मिस्त्री जो होगा वो काम डेली करता है तो वो अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो काम जो करने में व्यक्ति लगातार करता है, प्रयास करता है, उस काम में व्यक्ति निपुण होता है और वही काम बेसिकली बच्चों को या व्यक्तियों को करना चाहिए। प्लेटो का श्रम विभाजन समाज में व्यवसायों का वितरण है। जैसा कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू समाज में था कि भाई ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवाएंगे, यज्ञ करेंगे, दान वगैरह लेंगे, ठीक है, दान देंगे। ऐसे ही क्षत्रिय लोगों का था कि भाई दान देंगे और यज्ञ वगैरह करवाने में मदद करेंगे और रक्षा करेंगे। वैश्यों का था व्यापार करेंगे, शूद्रों का था इन सभी की सेवा करेंगे। तो ऐसे ही प्लेटो और अरस्तु भी कहते हैं, प्लेटो जी मतलब प्लेटो क्या कहते हैं कि एक प्रकार से जो व्यवसाय है इसको बंटवारा कर दिया। समाज में व्यवसायों का वितरण अलग अलग था, श्रम विभाजन कर दिया था। यह विभाजन आवश्यकता की विविधता पर आधारित है, यानी कि जिसको जिससे आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे श्रम करते गया। मनुष्य की 3 आवश्यकताएं उस समय थी। पहला क्या? भोजन, वस्त्र और निवास, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। समाज में इनकी पूर्ति किसान, बुनकर और मकान बनाने वाले बढ़ई, इन सभी लोगों के द्वारा किया। जैसे कि भोजन कौन बनाता था? भोजन की पूर्ति कौन करता था? किसान। तो किसान लोग जो है भोजन की पूर्ति करने लगे। वस्त्र, बुनकर लोग जो थे वो वस्त्र बनाने लगे। निवास का काम कौन करने लगे? मकान बनाने लगे। मिस्त्री होते थे, बढ़ई वगैरह, वो सब करने लगे, आदि के द्वारा की जाती थी। विनिमय के लिए व्यापारी भी आवश्यक हैं। जो विनिमय मतलब कि एक्सचेंज करने के लिए, जैसे मान लेते कोई भी चीज़, जैसे हमारे यहाँ कुछ हुआ, हम आपके यहाँ कुछ दूसरा हुआ है, आप हमारी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपकी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे, वही विनिमय होता है। यानी कि एक्सचेंज करने को ही विनिमय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पहले विनिमय होता, तो विनिमय के लिए व्यापारी भी आवश्यक थे, तो व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। इस विभाजन के कारण ही सब आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक ढंग से संभव हो पाई और धीरे धीरे करके आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं और लोगों का डेवलपमेंट, मतलब कि लोगों का एक प्रकार से विकास होता जाता है। तमाम प्रकार की जाति, तमाम प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न होते हैं। प्लेटो के अनुसार श्रम विभाजन के कई लाभ हैं, जैसे कि हर व्यक्ति को स्वाभाविक कार्य मिल जाता है और माल अच्छा और अधिक मात्रा में आसानी से तैयार हो जाता है। जैसे कि एक जो पंडित होता है, एक जो है ब्राह्मण होता है, वो पूजा बहुत अच्छे तरीके से, उसके मुखार बिंदु संस्कृत का बड़ा अच्छा श्लोक निकलता है, क्योंकि वो अपने बप्पा, अपने दादा से शुरुआत से बचपन से ही पैदा होती है वो संस्कृत के श्लोक पढ़ते आया है, तो उसका कंठ खुला हुआ है, वो अच्छे तरीके से बोलेगा। ऐसे एक क्षत्रिय जो होता है उसके अंदर से खून में उबाल पहले से ही रहता है, वह एक प्रकार से युद्ध वगैरह में ज़्यादा एक प्रकार से पावरफुल होता है और वो सेना में जाता है तो सेना में बहुत ज़बरदस्त तरीके से युद्ध करता है। ऐसे एक वैश्य का दिमाग बनिया का होता है, वो दिमाग लगाएगा, गणित वगैरह, उसका माइंड बड़ा शार्प होगा। ठीक है, एक शूद्र जो होगा पावरफुल होगा, उसके पास एक प्रकार से श्रम शक्ति होगी, बड़ा देर तक काम करेगा, थकावट कम महसूस होगी। तो ये एक प्रकार से उसके अंदर जेन्युइन चीज़ें आ जाती है। जब एक प्रकार से व्यक्ति, उसके पिताजी ने वही किया,
उसके दादाजी ने वही किया, तो उसके अंदर भी वो अहंकार धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो होते हैं, अनुमानसिकता का एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज़ें अरस्तु कहते हैं, मतलब प्लेटो कहते हैं कि भाई माल अच्छा बनेगा, अधिक मात्रा में आसानी से तैयार हो जाएगा, और इस तरीके से जो काम व्यक्ति पहले से लगातार करता रहेगा उसमें वो निपुण होगा, क्योंकि बचपन से वही चीज़ देखता आया हुआ है। ठीक है। श्रम विभाजन के विषय में आगे चल करके ह्यूम और एडम स्मिथ ने भी लिखा। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम का विभाजन विनिमय के उद्देश्य से होता है, यानी एक्सचेंज, यानी अदला बदली करने के लिए, परंतु प्लेटो के अनुसार यह प्रकृति या स्वभाव की भिन्नता से होता था। प्लेटो का कहना है कि मनुष्य अपनी अपूर्णता के कारण प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, वह वही कार्य ढंग से कर सकता है जो उसके लिए सहज और स्वाभाविक होता है, जो उसको अच्छा लगेगा, जो काम करने में वह निपुण होगा वही काम कर पाएगा, सभी काम करने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होता, अरस्तु प्लेटो ये कहते हैं। ठीक है। अतः श्रम विभाजन से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होना संभव है। दूसरी ओर एडम स्मिथ कहते हैं कि आत्महित की भावना श्रम विभाजन को जन्म देती है, यानी कि अपने हित, अपने कल्याण के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार वस्तुतः दोनों विचारों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति और आत्महित कोई दो वस्तुएं नहीं है, जबकि एक ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। विनिमय स्वयं अपने में कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु विनिमय के द्वारा आवश्यकता की पूर्ति जरूर होती है। हमको कोई चीज़ चाहिए तो हम एक प्रकार से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्क करेंगे। इस प्रकार श्रम विभाजन का असल आधार तो मनुष्य की आवश्यकता ही है। मनुष्य की नीड जैसे से बढ़ती जाती है, आवश्यकता बढ़ती जाती है, वह एक प्रकार से काम करता जाता है। प्लेटो ने यह भी लिख दिया कि राज्य इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि विनिमय और श्रम विभाजन में सुविधा हो जाए। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से प्लेटो का यह श्रम विभाजन था जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? देखिए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक एक प्रकार से संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई तर्क एक प्रकार से इसके बारे में आप दे सकते हैं, कई चीज़ें हैं इनके बारे में। वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक पुस्तक लिखते हैं, बड़ी फेमस पुस्तक है। पहली बात, एडम स्मिथ वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया, यानी कि सिस्टमेटिकल वे में एक सिस्टम से चीज़ों को बताया इन्होंने, पहली बात। दूसरी बात, यद्यपि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में लगभग सभी पूर्ववर्ती विचारकों के विचारों का समावेश है, तथापि स्मिथ की आधारभूत विशेषता यह है कि उन समस्त बिखरे हुए विचारों को इस रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने कि वे सब उनके ही मौलिक विचार प्रतीत होने लगे हैं। स्मिथ की भाषा अपनी है जो बहुत ही रोचक है। विचारों को प्रतिपादित करने का ढंग भी इनका बड़ा अनूठा रहा है, बड़ा अच्छा रहा है, जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण के साथ ही साथ जीवन के तत्व ज्ञान की भी चर्चा इन्होंने करी है, और सभी विचारकों के विचारों को बहुत ही आसान तरीके से अपनी भाषा में सरल तरीके से बोधगम्यता के साथ प्रस्तुत किया है। मतलब कि बोधगम्यता मतलब कि चीज़ों को लोग समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, एक सिस्टमेटिकल वे में चीज़ों को प्रस्तुत किया। इस वजह से इनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तीसरी बात है, तीसरा तर्क आप दे सकते हैं, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशित हो जाने के पश्चात ही अर्थशास्त्र का अध्ययन एक पृथक विज्ञान के रूप में किया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले यह अर्थशास्त्र जो है एक अलग विषय के रूप में नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो अगला बात, स्मिथ ने अनेक ऐसे नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जिनके आधार पर भावी अर्थशास्त्रियों ने नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आर्थिक विचारों के सभी संप्रदायों को उनसे प्रेरणा मिली, किसको जो है मोटिवेशन मिली, एडम स्मिथ से बहुत सारे विचारों ने प्रेरणा ली। ठीक है, एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों की विशेषताएं हैं, क्योंकि पूंजी राष्ट्रीय संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। इन्होंने क्या कहा कि पूंजी जो है राष्ट्रीय संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरी बात, श्रम विभाजन से उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरी बात, श्रम विभाजन से समय की बचत भी होती है, और स्वतंत्र व्यापार से लाभ होता है, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन देश से के बाहर भेजा जाता है। यानी कि एक प्रकार से जब हम स्वतंत्र व्यापार करेंगे तो इससे क्या होगा, हम जो हमारे पास ज़्यादा उत्पादन होगा उसको हम बाहर भेजेंगे, बेचेंगे, तो हमारा लाभ होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे विचार इन्होंने दिए। एडम स्मिथ के सब विचार थे जो कि बड़े फेमस विचार हैं, बड़े प्रसिद्ध विचार हैं, और यहाँ से प्रश्न खूब दबा के पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमेशा आता है, ये सब क्वेश्चन आप लघु उत्तरी में आता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है भैया, डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत का महत्व, रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर इतने आक्षेप लगाए जाते हैं, जाने का अर्थ यह नहीं है कि उनका सिद्धांत महत्वहीन है। यह सर्वमान सत्य है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी, व्यक्ति उपजाऊ भूमि प्राप्त ना हो सकने के कारण से कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने लगेंगे। यह सत्य है कि जब कृषि के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रकृति विद्यमान है,
तब तक रिकार्डो के सिद्धांत के लागू होने की संभावना को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकेगा। रिकार्डो ने लगान को भूस्वामियों की अनार्जित आय बताया कि जो भूस्वामी होते बिना मतलब की एक प्रकार से वो लगान लेते हैं। रिकार्डो के इसी विचार से प्रभावित होकर के जॉन स्टुअर्ट मिल ने भूमि के राष्ट्रीयकरण का विचार प्रतिपादित किया गया। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के आधार पर कार्ल मार्क्स और दूसरे समाजवादी विचारकों ने व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन का विचार भी रखा। तो कहीं ना कहीं पे इनका जो डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत है ये महत्वहीन बिल्कुल भी नहीं है। इसका महत्व वर्तमान में भी रहा है, क्योंकि एक प्रकार से इनका जो ये सिद्धांत है, यह सिद्धांत ना केवल एक प्रकार से जब इन्होंने दिया था तब के लिए महत्वपूर्ण था, ये सिद्धांत बल्कि आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स और जो एक प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, ये सभी एक प्रकार से इनके विचारों से एक प्रकार से आधार प्राप्त करते हैं और आगे अपने विचार को देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दीर्घ उत्तरीय आ चुका भैया। शुम्पीटर के आर्थिक विचार का वर्णन कीजिए, या शुम्पीटर के द्वारा दिए गए आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न आपसे बन सकता है शुम्पीटर का आर्थिक विचार क्या है बताइए। यह प्रश्न बन सकता है आर्थिक विचारों के इतिहास में शुम्पीटर के प्रमुख योगदानों की विवेचना कीजिए। ऐसे कई प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे जब आप इसको देखेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जोसेफ ए शुम्पीटर इनका पूरा नाम है। ऑस्ट्रियन विचारक हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के नहीं ऑस्ट्रिया के। इन्होंने यद्यपि विकास को कोई पृथक सिद्धांत निरूपित नहीं किया इन्होंने, फिर भी उसने नव प्रवर्तक यानी कि इनोवेटर के रूप में साहसी को जो भूमिका प्रदान की इन्होंने, उससे अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी प्रश्नों में उनकी रुचि प्रकट होती है। शुम्पीटर ने आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका को स्पष्ट करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है। उसने उत्पादन में चक्रीय संगठन की कल्पना की, जिसमें उत्पादन का मूल्य उत्पादन के साधनों की कुल लागत के बराबर होता है। यानी उत्पादन का जो मूल्य होता है, उत्पादन के साधनों की जो कुल लागत होती है, उत्पादन के साधन की जो कुल कीमत होती है, उसके बराबर उत्पादन का मूल्य होता है। यानी कोई वस्तु आपने 10 रुपये बनाने में लगाए हैं तो उसका मूल्य भी 10 रुपये के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। उत्पादन में सम्मिलित होने वाले विभिन्न साधनों को उत्पादन के मूल्य में से पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि चक्रीय प्रवाह सामान्य रूप से कार्य करे तो विभिन्न साधनों का कुल पारिश्रमिक उत्पत्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, किंतु यदि मूल्य अधिक हो जाता है तो अधिक के साहसी का लाभ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि भाई कोई वस्तु बनी, अब कोई वस्तु बनी है एक प्रकार से ज़्यादा मूल्य उसका कि लग गया है, तो कहीं ना कहीं वो व्यापार नहीं चलेगा। लेकिन जब एक प्रकार से वही चीज़ ज़्यादा अतिरिक्त कि वो जैसे कोई वस्तु बनाएगी 10 रुपये की और वो वस्तु बिक रही 15 रुपये की, तो उससे क्या होगा, जो पारिश्रमिक वगैरह होगा वो निकाला जाएगा और उससे लाभ भी प्राप्त होगा ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से तो यह अधिक जितना अधिक हो, साहसी की गतिविधियाँ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं और तेज़ी से अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है। दूसरी ओर आधिक्य में जितनी कमी होगी, अर्थव्यवस्था की प्रगति उतनी ही धीमा और मंद हो जाएगी। यानी कि एक प्रकार से कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी जब उसका एक प्रकार से मान लेते हैं जो है उसकी लागत मूल्य कम है और बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है। यानी 10 रुपये की कोई वस्तु बनाई उसने, 15 रुपये की बेच रहा है, तब तो वो फायदा होगा। लेकिन अगर 15 रुपये बनाने में लग रहे हैं और 12 रुपये का ही एक प्रकार से बिक रहा है मार्केट में, तो घाटा होगा, व्यापार नहीं चलेगा। ठीक है, निर्भर करता है किसी मूल्य और लागत में यह अंतर कितना व्यापक हो, यह साहसी की विभिन्न क्रियाओं पर डिपेंड करता है। किसी नई वस्तु का उत्पादन या किसी नए बाजार की खोज या कच्चे माल की किसी नए स्रोत का पता या उत्पादन का नया संयोग आदि उपलब्ध करके साहसी अर्थव्यवस्था का समान चक्र प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करता है और एकाधिकारी लाभ हासिल करता है। शुम्पीटर के अनुसार स्वतंत्र उपक्रमवासी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साहसी की कार्रवाइयों की वृद्धि के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। पहली बात, तकनीकी ज्ञान की पूर्ति या पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। दूसरी बात, उत्पत्ति के साधनों के नियोजन पर साहसी का अधिकार होना चाहिए और अनुकूल सामाजिक वातावरण होना चाहिए ताकि एक प्रकार से उसका व्यापार अच्छे तरीके से काम करे और उसके लिए उपलब्ध चीज़ें होनी चाहिए, जो भी चीज़ें उसको जानकारी के लिए चाहिए, या चाहे श्रम की बात करें, पूंजी की बात करें, यातायात के साधनों की बात करें, संचार व्यवस्था की बात करें, सब कुछ उपलब्ध होगा, कच्चा माल उपलब्ध होगा, बगल में मार्केट होगा, तो एक प्रकार से उसका फायदा होगा। साहसी को स्वतंत्रतापूर्वक अधिक लाभ अर्जित करने के पर्याप्त अवसर होने चाहिए। साहसी एक प्रकार से व्यक्ति या जो व्यक्ति कंपनी को उद्घाटन किया है वो
अवसर होना चाहिए, किंतु साहसी हमेशा ही लाभ के उद्देश्य से कार्य करे यह आवश्यक नहीं है। यानी कि वो हमेशा लाभ प्राप्त करने के लिए काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लाभ जरूर प्राप्त करे, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करे। वह समाज का नेता है और यश के उद्देश्य से भी काम करना उसको चाहिए। यानी कि उसकी यश हो, कीर्ति हो, लोग उसकी वाहवाही करें कि भाई फलाने व्यक्ति ने काम किया। जैसे कि अब जियो के मालिक क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी जी। अब मुकेश अंबानी जी एक प्रकार से फ्री में कर दे जियो, तो बड़ा नाम हुआ, फिर उसके अंदर पैसा लगा दिया, बाद में पैसा भी कमा रहे हैं, उनका नाम भी हो रहा, लाभ भी कमा रहे हैं और उनका नाम भी यश भी हुआ। तो सोमपीटर के विचार के एक उदाहरण मान सकते हैं आप उनको। जब कोई साहसी किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके एकाधिकारी लाभ से आकृष्ट होकर के अन्य व्यक्ति भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। परिणामतः साख का विस्तार होता है और विनियोग और बचत में अंतर बढ़ता है। यह प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि एक उद्योग में सुधार और विस्तार अन्य उद्योगों में सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करते, मोटिवेट करते। जब एक फर्म में, एक कंपनी में फ़ायदा हो तो दूसरी कंपनियां भी खुलने लगती हैं उसी पैटर्न पर। यह विस्तार अधिक समय तक जारी नहीं रह सकता है क्योंकि शीघ्र ही साख विस्तार की सीमा पूरी हो जाती है और बाजार में अति उत्पादन यानी कि गलत के कारण से मूल्यों में कमी और हानि होने लगती। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं अब मार्केट में ऐसे सिम लॉन्च हुआ, तब तमाम और कंपनी अगर सिम की बन जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे आजकल आप देखते तमाम प्रकार की कंपनी लोग बन गई हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें बनने लगती हैं। जैसे कि पहले मान लेते, पहले यूट्यूब पर एक प्रकार शुक्ला डी पॉइंट ही आया जो बीए के क्षेत्र में पढ़ाने लगा। अब आजकल जो भी एक प्रकार से देखो वो भी बीए का पढ़ाने लगा है, जिसका मन होता है वही यूट्यूब पे वीडियो डाल देता है। तो कहीं ना कहीं पे इससे क्या होता है कि वॉच टाइम जरूर कम होती है, लोग कम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग दूसरे की वीडियो भी खोल करके देख लेते हैं चाहे उसको पसंद आए या ना आए। तो इससे क्या होता है कि अति उत्पादन के कारण से क्या होता है, मूल्यों में कमी आती है और हानि होने लगती है। जैसे कि आजकल हमको हानि हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हानि क्या हो रही है, एक प्रकार से बच्चे जिनको पढ़ना है वो हमारे पास ही आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, चले वो अलग की बातें हैं, आगे देखें। तो मतलब उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा था आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है भाई, देखेंगे। M.K. गांधी, महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत को समझाइए। टिप्पणी लिखिए किस पर, महात्मा गांधी के न्यास दर्शन पर या महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत का योगदान का विवेचना कीजिए। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यही आपको लिखना है। देखिए, गांधी का न्यास दर्शन या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जिसको आप कहते हैं, पूंजीवादी प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए गांधी जी ने न्यासधारिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गांधी जी मानवीय विकास के लिए निजी पूंजी को आवश्यक नहीं मानते हैं, इसे समाप्त करने के पक्ष में वो थे, परंतु वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि निकट भविष्य में यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि समस्त निजी पूंजी एक ट्रस्ट के रूप में रखी जानी चाहिए और पूंजी यानी कि जो पूंजीपति है, बड़े बड़े लोग हैं, वो एक ट्रस्ट के रूप में काम करें। ठीक है, पूंजीपति को यह समझना चाहिए कि वह संपत्ति निजी लाभ के लिए नहीं है वरन समस्त समाज के लाभ के लिए। यानी कि अब अंबानी जी या जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना लाभ ना देखें, वो सोचे कि हमको समाज का लाभ करना है। गांधी जी यह चाहते थे कि जो बड़े बड़े लोग हैं वह फर्म या कंपनी स्थापित करें, उससे एक प्रकार से अपने लाभ के पर ना देखें, उससे समाज का भी लाभ हो, समाज का कल्याण हो, इस पर ध्यान दें। यही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। इस संपत्ति में से न्यासधारी को केवल उतना ही लेने का अधिकार है, यानी जो कंपनी का मालिक है उसको उतना ही लेने का अधिकार है जितना कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। यानी ज़्यादा संपत्ति ना ले, जितने में उसकी पूर्ति हो जाए, जिसको में उसका खर्चा पानी चल जाए उतना वो ले ले, उतने में एक प्रकार से, बाकी वो समाज के कल्याण के लिए लगा दे। सम्मानित जीवन बिताने के लिए आवश्यक हो उतना पैसा ले ले, जो दूसरे लाखों लोगों के जीवन से अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे गांधी जी का एक प्रकार से विश्वास यह था महोदय कि यदि अधिकांश पूंजीपति न्यासधारिता का सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं तो समाज के विभिन्न वर्गों में भी आय असमानता जो है स्वयं समाप्त हो जाएगी। लोगों के पास पैसा चला जाएगा, लोग एक प्रकार से गरीब नहीं रहेंगे, वर्गहीन आर्थिक व्यवस्था के लिए एक उचित वातावरण निर्मित हो जाएगा। जब एक प्रकार से जो बड़े बड़े लोग हैं वह एक प्रकार से मात्र अपने लाभ को ना देख करके समाज के लाभ की बात करेंगे, अपना खुद उतना पैसा ही उससे कमाएंगे जितना पैसा एक प्रकार से उनको चाहिए, बाकी जो पैसा कमाएंगे वो एक प्रकार से समाज कल्याण के लिए खर्च करेंगे। तब एक प्रकार से क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। जहाँ तक न्यासधारी के पारिश्रमिक का प्रश्न है, पारिश्रमिक मतलब जितना परिश्रम लगा, कंपनी का जो काम वाम हुआ उसमें जो पैसा लगा, गांधी जी इस पक्ष में थे कि वह कुछ अधिक पाने का अधिकारी है, पर यह मात्रा भी निश्चित कर दी जानी चाहिए कि भाई कितना व्यक्ति कोई लाभ ले सकता है, या जितना उसका श्रम लगा है उतना श्रम निकाल ले, कुछ लाभ ले ले और बाकी समाज कल्याण करे। जहाँ न्यास की संपत्ति का प्रश्न है, गांधी जी का विचार था कि यह पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी की क्षमता पर निर्भर करना चाहिए। न्यासधारी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उत्तराधिकारी का नाम सुझा सके, परंतु इसके निर्णय का अंतिम अधिकार उसे नहीं वरन सरकार को होना चाहिए।
दूसरे शब्दों में कहें तो कि इस प्रश्न का निर्णय मूल न्यासधारी एवं सरकार को मिल करके करना चाहिए कि कितना लाभ किसको कमाना। इस व्यवस्था से सरकार एवं व्यक्ति दोनों पर नियंत्रण रहेगा। वही चाहते थे गांधी जी की न्यासधारिता के सिद्धांत को लागू करने में लोकमत को महत्व मिले। लोकमत मतलब कि पब्लिक का जो मत है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। लोगों को इस प्रकार अहिंसा के आधार पर जागरूक एवं संगठित होना चाहिए कि कोई भी न्यासधारी लोकमत के विरुद्ध न जा सके, और यदि ऐसा होता है तो लोगों को असहयोग रूपी अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अपने न्यासधारिता के सिद्धांत के आधार पर गांधी जी अहिंसा के आधार पर धनी व्यक्तियों में परिवर्तन करना चाहते थे। वे पूंजीपति के विरोध में किसी भी अहिंसक कदम को उठाने के विरोध में थे। ठीक है, उसका विश्वास था, उनका विश्वास था गांधी जी का, गरीबों का शोषण केवल कुछ पूंजीपतियों को नष्ट करने से नहीं रोका जा सकता है, वरन इसे गरीबों को अज्ञानता दूर करने और उन्हें अपने शोषकों के साथ असहयोग करने की शिक्षा देकर के दूर किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से गरीब तभी एक प्रकार से अमीर बनेगा जब वो एक प्रकार से अमीर लोगों को की मदद करना छोड़ देगा और अमीरों को बताएगा कि भाई हमारा क्या महत्व है। तब एक प्रकार से अमीर लोग सब गरीबों की फीलिंग्स को समझेंगे और गरीबों को एक प्रकार से आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपने इस तरीके से क्लास को पूरा देखा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर नहीं जानते हैं तो महामैराथन क्लास इसकी कल हुई थी, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन की, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की। यह क्लास जिसमें हमने 100 महत्वपूर्ण MCQs के बारे में चर्चा करा है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रामायलू, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, CCSU, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सुहेल देव यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुमारी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है, MJPRU बरेली, ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं आपको ले पा रहा हूँ, जैसे कि आपका जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक है, ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं, तो उन सभी के लिए एक प्रकार से लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो आप इन सभी को देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे और कई विश्वविद्यालय जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती, तो आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये आपका को करिकुलर वाला कोर्स है, तो कोर्स मैंने बताया था, एक कोर्स में ज्वाइन होने के लिए या PDF प्राप्त करने के लिए जितने भी सब्जेक्ट का आपको PDF लेना है, सभी सब्जेक्ट की PDF की व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 पर SMS करिएगा, अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, आपको 3 चीज़ें मिल जाए। मतलब कि यहाँ पर और चीज़ें आपकी तमाम व्यवस्था कर दी गई। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी करवाई दी जाएगी, ताकि आपका अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम अपने लेकर करके भेज देने हैं। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेगी और साथ ही साथ में को करिकुलर की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपीज़ में BA थर्ड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की तैयारी और उसके को करिकुलर, माइनर, मेजर सबकी, सभी विश्वविद्यालय के, जो भी विश्वविद्यालय मैंने बताए सभी के। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।